गुड मॉर्निंग। जैसे आप लोग ये जान रहे हो कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अलावा भी उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, इन जगहों पे भी इलेक्शन होने वाले हैं और इन सब जगहों पे आचार संहिता जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, ये लग लग चुका है। तो आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे या प्रश्न आने चाहिए कि जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, तो क्या उसमें आचार संहिता लगा था? या पहला जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें आचार संहिता लगा था? आचार संहिता लगने पे क्या हो जाता है? ये किस कानून के तहत आता है? संविधान में इसका कहीं उल्लेख वगैरह है कि नहीं? इसमें क्या जो रूलिंग पार्टी है वो क्या नहीं कर सकती है? ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी। तो आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आदर्श आचार संहिता की जो शुरुआत है वो 1960 में, 1960 में केरल में इलेक्शन हुए थे, उस समय हुआ था। तो 1960 में जो केरल की जो जो प्रशासन था, उसने आचार संहिता लगाया था। वो कुछ दिशा निर्देश जो है वो रूल पार्टियों को दिया था कि ये करना है, ये नहीं करना है। भाषण के बारे में कुछ जिक्र था, नारों के बारे में कुछ जिक्र था, जुलूस वगैरह के बारे में कुछ जिक्र था। तो आचार संहिता का जो पहला जो स्टार्टिंग है, आचार संहिता 1960 में केरल से शुरू हुई थी, केरल में ये शुरू हुई थी। इसके बाद 1962 में 1962 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें इलेक्शन कमीशन क्या किया था? 1962 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने जितने भी मान्यता प्राप्त दल थे और राज्य सरकारें थी, उनको एक आचार संहिता का एक दिशा निर्देश भेजा था, उसका फीडबैक लेने के लिए। इसके बाद 1969 से जो है आचार संहिता ये लागू हो जाती है। ये मतलब पूरे देश में लागू होने लगती है। अगर हम आचार संहिता के इम्पोर्टेंट भाग की बात करें तो आचार संहिता में कुल 8 भाग हैं और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे कि ये कौन कौन से भाग हैं। पहला जो भाग है ये सामान्य आचरण के बारे में है। इसमें ये दिया हुआ है कि सामान्य आचरण के बारे में पहला भाग है। इसमें ये है कि जो आलोचना होगी राजनीतिक दलों की, वो या पिछले सरकार की जो आलोचना होगी, वो जो उनके कार्यक्रम है, उनकी नीति है, यहीं तक होगा। आप पर्सनल लेवल पे जाकर के किसी नेता के बारे में या राजनीतिक दल के बारे में कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उनके जो कार्य हुए हैं, आप उन्हीं के उनके कार्य को ही लेकर के आप उनकी आलोचना कर सकते हैं। इसके अलावा जो जातिगत या धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे भी आप जो है उनकी भावना को नहीं भड़काएंगे। जातिगत या धर्म की भावना को भी नहीं भड़काया जाएगा। इसके अलावा जो फॉल्स रिपोर्ट होता है, फॉल्स रिपोर्ट के आधार पर भी आप किसी उम्मीदवार की आलोचना नहीं करेंगे। इसके अलावा जो मतदाता है उनको रिश्वत वगैरह नहीं देंगे उनको, या उनके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना जो होता है वो आप नहीं करेंगे। ये सामान्य आचरण में कहा गया है। और इसका जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में सभा के बारे में जिक्र किया गया है कि जैसे अगर दो जो पार्टियां हैं वो सभा कर रही हैं, तो उसको उस सभा से पहले प्रशासन की जो है वो अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट आचार संहिता का, इसमें जुलूस के बारे में जिक्र किया गया है कि अगर मान लीजिए कि दो पार्टियां हैं, वो एक ही रास्ते से जुलूस निकाल रही हैं, तो आप उनको पहले कोऑर्डिनेशन करना होगा और इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो प्रशासन को देनी होगी। तो ये तो हो गया जुलूस। इसके अलावा जुलूस में भी और सारी भी चीज़ें हैं। जैसे आप जो झंडे लेंगे, झंडे की साइज़ 2 पहिया वाहन पे या 4 पहिया वाहन पे, ये सब क्या होगा, इनके बारे में भी जिक्र है। पांचवा जिक्र जो है वो मतदान को लेकर के है कि जो पांचवा जिक्र मतदान को लेकर के है
कि सभी दल जो है सभी दल के कार्यकर्ता हैं उनको एक पहचान पत्र जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पांचवा है वो पोलिंग बूथ के बारे में है। पोलिंग बूथ में ये कहा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग का जो दस्तावेज है, निर्वाचन आयोग के दस्तावेज है, उन्हीं के साथ ही जो मतदाता है वो मतदान स्थल पे प्रवेश करेगा। वो नहीं है तो फिर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। हालांकि बाद में अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, आपका अगर नाम वोटर लिस्ट में है और वोटर कार्ड नहीं है, तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब अगर है तो इन सब चीज़ों को भी ले जा करके आप जो है वो अपना वोट डाल सकते हैं। पर्यवेक्षक जो है, पर्यवेक्षक के बारे में ऑब्जर्वर, आचार संहिता के भाग 7 में पर्यवेक्षक के बारे में जिक्र है कि जो निर्वाचन आयोग है तो एक ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, और जो भी उम्मीदवार हैं उनकी कोई शिकायत है तो ये शिकायत जो है पर्यवेक्षक के बाद जो है वो जा सकती है। इसमें जो 7वां भाग है, 7वां भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सत्तारूढ़ दल के बारे में जो है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, और ये जो है 1979 में इसको ऐड किया गया था। इसमें है कि सत्तारूढ़ दल जो है वो मिशनरीज का प्रयोग नहीं करेगा, जो सरकारी मिशनरीज है उसका प्रयोग नहीं करेगा। इसके अलावा जो मंत्री हैं वो उनकी जो आधिकारिक यात्रा होती है, उन आधिकारिक यात्रा को वो चुनावी कार्यक्रमों के तौर पे उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो नई घोषणाएं होती हैं या नया शिलान्यास है, ये सब बंद किया जा सकता है, नहीं होता है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और साथ ही जो सरकारी खजाना है उसका प्रयोग आप विज्ञापन वगैरह के लिए नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि पहले इलेक्शंस जो होते थे उसमें बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स ये सब काफ़ी लगे रहते थे, तो ये सब जो चीज़ें हैं आचार संहिता के लगने के साथ ही जो है ये सब चीज़ें हट जाती हैं। इसके अलावा जो 8वां भाग है वो घोषणा पत्र के बारे में है। घोषणा पत्र इसका जो है 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2014 में इसको आचार संहिता में शामिल किया गया था, और इसमें यह था कि आप कोई ऐसे वादे नहीं करेंगे जो कि मतदाता पे अनुचित प्रभाव डाले। से आचार संहिता का संविधान की कहीं किसी भी भाग में कोई उल्लेख नहीं है, और किसी भी कानून में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, और इसके उल्लंघन करने वाले को कानूनी तौर पे सज़ा भी नहीं दी जा सकती है। लेकिन कुछ प्रावधान इसके हैं आचार संहिता के, जो कि आईपीसी का जो 1860 का जो कानून है और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के माध्यम से इसके कुछ पोर्शन को लागू किया जाता है, उसके तहत सज़ा मिल सकती है। इस पे अगर देखा जाए तो जो कुछ कमेटी बनी थी जो चाहती थी कि आचार संहिता को किसी कानून के अंदर में लाया जाए, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है वो निर्वाचन आयोग इसको कानून के दायरे में नहीं लाना चाहता है। उसका एक तर्क है कि देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो 1 महीने के लिए लागू होता है, इलेक्शन से करीब 1 महीने पहले के लागू होता है, और अगर कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में अगर कोई केस उस चलाना हो तो फिर केस का जो पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये निर्वाचन आयोग का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इसको यही बताता है कि ये कितनी अच्छी व्यवस्था है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इसको मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसको इम्बाइब करते हैं, और इलेक्शंस को कोशिश करते हैं कि इलेक्शन को जो है वो निष्पक्षपूर्ण तरीके से किया जा सके। धन्यवाद।